Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. So, good morning dear GATE aspirants, myself Sunil Yadav. Welcome to देवत गेट इजी। आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का। आई होप सो कि मैंने कल थर्मोडायनेमिक का जो डिस्कशन किया था उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ऐसे ही मैं मैथमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थियरी ऑफ मशीन, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट को हम पैरेलली लेके चलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट बनेंगे कोई इशू नहीं है। अगर आप सीरियसली कनेक्टेड हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपको इसका एडवांटेज मिल रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर इसके बावजूद भी किसी चीज़ के हेल्प की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मैं दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता हो तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के जरिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और वीडियो से आपको एडवांटेज सच में मिल रहा है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। आप अनअकैडमी पे जाते हैं, आप अदर कोचिंगों पे जाते हैं, आप 70,000, 80,000, 40,000, 20,000, 50,000 फीस देते हैं, और मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूं, और मैं वादा करता हूं कि मैं सारा का सारा टेक्निकल पोर्शन यहां पे कवर अप कराऊंगा। तो जब मैं कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, और मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से भी लगे हुए हैं तो रिज़ल्ट आना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो नए बच्चे हों उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे डिस्कशन क्या क्या होता है। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस हम लेते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज के जो वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज हैं उनके बढ़िया क्वेश्चन लिए जाते हैं, और कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अभी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं पहले बता दूंगा वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए ध्यान रखना कि शुरुआत से ही आपको वीडियोस देखना है। जिनको जो अभी जुड़े हैं उनके लिए मैंने इसीलिए चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है कि आप अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि फिर अगर मैं हर क्वेश्चन में वही रिपीटेड कॉन्सेप्ट को रिपीट करता रहूँगा तो फिर ये पूरा का पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शुरुआत से कनेक्टेड हैं, और नहीं कनेक्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अदर कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, 3, 4, 5 लेक्चर हुए हैं। इसके बाद अभी तक हमारा 6 महीने लगातार लेक्चर चलेंगे। आई होप सो कि हमारा जो सिलेबस है वो नवंबर के आसपास ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में हमें फुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करना है। जैसे थर्मोडायनेमिक का एक सब्जेक्ट हम उठा लेंगे और एक सब्जेक्ट को 1 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा डिस्कशन लगा लेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा 1 घंटे का वीडियो देख ले तो उसे थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें हम करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत से ही कनेक्टेड रहना होगा। चलिए, ये अब तक का 6ठा क्वेश्चन है और आज का ये पहला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स जो है इसको मैं मैट्रिक्स ए बोल देता हूं। तो ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ए का कौन सा इन ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से कौन सा वेक्टर है जो इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है, ये पूछना चाह रहे हैं। और आप जानते हैं कि सर इसका मतलब कि सर आइगन वेक्टर हमको निकालना होगा इस मैट्रिक्स का, और सर ये तो 4x4 की मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं कि इसका आइगन वेक्टर नहीं निकल पाएगा, लेकिन क्या होगा कि इसको आइगन वेक्टर निकालने के लिए काफ़ी टफ टास्क हो जाएगा। और कितने मार्क्स का है? 2005 में, देखिए 2005 में ये पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन।
देखिए, गेट का एग्ज़ाम ही ऐसे होता है कि स्मार्ट तरीके से आपको आंसर करना पड़ता है। अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स नहीं पता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप बैठे रहिए इसका आइगन वेक्टर निकालते हुए, पूरा का पूरा 10 से 15 मिनट आपका ले लेगा, और ये 2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसीलिए मैं 5 क्वेश्चन को लगभग 1 घंटे तक सॉल्व कराता हूँ, इसलिए कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे, पकड़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज़ बताया था, क्या आपको मैंने बताया था कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को, किसी भी एक्स वेक्टर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं और वो इक्वल टू आ जाए किसी स्केलर के साथ, वही वेक्टर सेम उतर जाए, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर कहलाता है। ये बात मैंने बताई थी पिछले क्लास में। अच्छा, इसमें एक और शर्त थी, लीनियर डिपेंडेंट, मतलब कि एक ही लीनियर को लीनियर होने चाहिए वो वेक्टर। वेक्टर x एंड वेक्टर ax दोनों ही क्या होने चाहिए? को लीनियर होने चाहिए। तब ये केस में जो x वेक्टर होगा वो क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा। बिल्कुल सही है। तो सर अब ये है बेटा कि आपके सामने ऑप्शंस में से ये सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये सारे वेक्टर हैं, इसी में से एक वेक्टर सही होगा। तो क्यों ना हम सारे ऑप्शंस को ही चेक कर लें। कैसे? हमारे पास मैट्रिक्स है और हमारे पास x वेक्टर्स हैं 4 ऑप्शंस के साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों ऑप्शन में से हमारे चारों वेक्टर हैं। एक एक वेक्टर को हम चेक करते हैं, अगर वो वेक्टर एज इट इज फिर से उतर जाए और साथ में किसी लेमडा के साथ, मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो ये हम समझ लेंगे कि सर वही वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर है। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। नहीं आता होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दूंगा। मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 3 1। ये मैट्रिक्स ए है सर। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स एक्स से, एक्स वेक्टर से। बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए। हमेशा याद रखना यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, कभी ये मत दिमाग में लगाना कि मैं 4th ऑप्शन से शुरू करता हूं और 3 फिर 2 फिर 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर 1 से ही आपको शुरू करना है, क्योंकि ये गेट की साइकोलॉजी होती है कि वो ऑप्शन नंबर 1 ही रखना चाहता है, क्योंकि ये अगर आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका 5 या 10 मिनट चला जा सकता है। इसलिए वो अपना दिमाग लगा के रखता है कि वही ऑप्शन रखता है जिससे आपको आसान हो जाए, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके सामने कोई दे रहा है कि एक मैट्रिक्स है और वो ऑप्शंस में से आइगन वेक्टर दे रहा है, तो हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करना, आइगन वेक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैंने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स वेक्टर एक्स से, और मैंने क्या कहा? सबसे पहला ऑप्शन आपको लेना है। मैंने ले लिया सर 1 -2 0 0। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्या होगा, फर्स्ट रो का मतलब हुआ कि अब 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 0 × -2 0 प्लस 0 × 0। देखिए क्या है कि पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 5, दूसरे एलिमेंट का, पहले तो क्या रूल याद रखना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या है? पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट 0, प्लस ये चौथा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट 0। ठीक है। अब सर दूसरी रो और फिर से फर्स्ट कॉलम, क्योंकि और कोई कॉलम तो है नहीं, तो दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट इंटू ये वाला एलिमेंट, कितना हुआ? 0 प्लस 5 × -2 कितना हुआ? -10 प्लस
5 इंटू 0 सर 0 प्लस 0 इंटू 0 सर 0, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड रो फिर से वही वाला कॉलम, क्योंकि और कोई कॉलम तो है नहीं यहाँ पे, तो 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई जो भी होगा, पहले दो एलिमेंट तो 0 ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट पहले 0 हैं, 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो। अब सर 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 0 हैं, तो इसका मतलब फिर से ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं? उससे ही नीचे भी 0 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है, और इतना तो यार मैं जानता हूँ कि 10वीं 12वीं की चीज़ है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अगर मैं यहाँ से रिजल्ट निकालूंगा तो मेरे सामने आएगा सर 5 - 10 0 एंड 0, ठीक है। क्या मैं यहाँ से इन सब में से कोई एक एलिमेंट को कॉमन ले सकता हूँ? देखिए थोड़ा सा मैं, हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब तो दिख ही रहा होगा ना, ठीक। अब देखिए इसमें से मैं कुछ चीज़ों को कॉमन ले सकता हूँ क्या? जी सर ले सकते हैं कॉमन। सब में से क्या कॉमन है? 5 अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो आपके सामने क्या आ जाएगा सर? ये 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यही आएगा क्या? क्या आपने a को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके साथ कोई लेमडा और साथ में वही x मिल गया है? वही x का मतलब हुआ ये क्या था? ये x ही तो था। x की वैल्यू क्या है? ये देखना ध्यान से, 1 - 2 0 0, यही तो थी x की वैल्यू, x वेक्टर हमारा, यही तो x वेक्टर था। और वही सेम वेक्टर ये देखिए उतर गया है, प्लस साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और वो कांस्टेंट वैल्यू स्केलर क्वांटिटी होती है, वही होती है लेमडा। इसका मतलब सर अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि सर a को x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लेमडा के साथ फिर से वही x आ गया, तो इसका मतलब ये वाला सर वेक्टर जो होगा वो आइगन वेक्टर होगा। हो सकता था कि ये वाला मैच ना करे, हो सकता है ये वाला मैच ना करे, तो अदर ऑप्शन आप चेक कर लेना, लेकिन हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि सर हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में, और हमारा जो पहला ऑप्शन होगा यही सही हो जाएगा, क्योंकि यही वेक्टर जो है इसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम वही वेक्टर एज इट इज़ उतर गया। अब मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन बता देता कि एंड मुझे आइगन वैल्यूज़ भी बताओ। देखो अपने जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक दो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से निकाल सके खुद के लिए भी, कि मैं अगर ऐसा पूछता है तो मैं कैसे जवाब देता, तब समझ लीजिए कि आप गेट के काबिल हो गए हैं। अगर इसमें पूछता कि आइगन वैल्यू कितनी कौन सी है, तो जरा मुझे बताओ कि जब मैं आपने ax = λx किया था, जरा देखना, जब आपने ax = ये देखिए ax = λx किया था, ax = λx, तो x तो वैसे ही सेम आ गया, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ ये क्या था? यही तो आइगन वैल्यू है, यही तो आइगन वैल्यू है भाई। और आइगन वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये आ रही है 5। तो अगर यहाँ पे आइगन वैल्यूज भी पूछता तो आपके पास आंसर क्या हो जाता? 5। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स S इज इक्वल टू दिस। कह रहे हैं कि ये एक S मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो क्या है? 5 and 1 है। What are the आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स S² इज इक्वल टू SS? इसका क्या मतलब है भाई? या तो आप पूछ लो S² की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बता दो, या फिर SS पूछ लो। ये SS क्या है? S² इज इक्वल टू SS क्यों लिखा है? ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है क्या? देखिए गेट में कुछ भी पूछता, 2006 की बात है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, गेट में कुछ भी लिखता है तो उसका कारण होता है, हमेशा याद रखना। कारण क्या है ये देख लो। देखिए आप क्या कहते हैं सर, a+b का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना हो तो आप लिखते हैं सर a² + b² + 2ab, लिखते हैं ना? ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। जब a+b का होल स्क्वायर लिखना हो, चाहे वो क्या हो, वेरिएबल हो चाहे वो नॉन वेरिएबल हो,
ठीक। लेकिन मैट्रिक्स की केस में ऐसा नहीं लिखते। मैट्रिक्स की केस में कैसे लिखते हैं सर, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो मैट्रिक्स की केस में आप लिखेंगे सर a प्लस बी। ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको भी फर्दर मल्टीप्लाई करना हो तो इसका इसके साथ, मतलब a स्क्वायर नहीं a स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। a का फिर इसके साथ ए बी प्लस b का इसके साथ, b का इसके साथ का मतलब बी ए लिखेंगे आप, ए बी नहीं लिखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। b पहले है तो बी ए, b का b के साथ तो क्या लिखेंगे बी बी लिखेंगे। ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको a, जहां पे a है वहां पे a स्क्वायर कर सकते हैं प्लस ए बी, लेकिन जहां पे बी ए है वहां ए बी नहीं कर सकते आप, 2ab यहां नहीं कर सकते, आपको ए बी प्लस बी ए लिखना होगा और यहां पे बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यही इन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 5 और 1 है तो मुझे बताओ उस मैट्रिक्स के स्क्वायर के जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। और मैट्रिक्स का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस भी लिखते हैं। और बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर पड़े रहेंगे कि साला ये क्या हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना होगा। मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, ध्यान समझना। मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन सब चीजों को बहुत दिमाग में रखना। ये 5 स्टार नोट की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है सर कि अगर if lambda is the eigenvalue of of matrix A, अगर कह रहे हैं कि मैट्रिक्स A की लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है तो क्या है? तो सर पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि A इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, A इनवर्स की आइगन वैल्यू, मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर लेमडा A की ये जो आइगन वैल्यू है लेमडा है तो A इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो A इनवर्स को क्या लिखते हैं, 1/A लिखते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर 1/λ होगी। क्या होगी? 1/λ। ध्यान रखना। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर मैं ये कहूं कि एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, आप इसको समझने से पहले ये चीज आप इजीली समझ रहे होंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो आपने देखा ही होगा, है कि नहीं? अगर ये आपने देखा है तो मुझे यहां से निकाल के बताओ कि अगर मैं लिखता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ए इनवर्स क्या होता है, 1/A। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन ए मैं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर एडजॉइंट ऑफ ए की अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिख सकते हैं सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लेमडा। ऐसे ध्यान रखना तीनों प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर ए का कोई आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/λ होगी। एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा होगी। और तीसरा एक रूल है, थर्ड रूल ये है सर, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर ए स्क्वायर है या ए क्यूब है, या देखिए ए स्क्वायर है और ए क्यूब है और ए 4 है, या फिर मैं ये कहूं कि a की पावर n है, a की पावर n की आइगन वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी, लेमडा की पावर n। समझ में आई बात? इसका मतलब कि अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में कि सर हमारे पास जो आइगन वैल्यूज थी वो थी, अगर एक मैट्रिक्स S था और इस मैट्रिक्स S की आइगन वैल्यूज 5 और 1 हैं, तो S स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी सर, 25 और 1, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 25 और 1।
तो 25 और 1 अगर मैं देखूं ऑप्शन में तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ये सर। कोई कहीं पे दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसी का ऑप्शन सही होगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग मैंने लिया हुआ है, मैचिंग कर रहे हैं ये कि मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड 2। एक कॉलम 1 दिया है इन्होंने, एक कॉलम 2 दिया है। कह रहे हैं कॉलम 1 के जो आइटम्स हैं उनको कॉलम 2 के साथ मैच कराओ। कैसे मैच करेंगे? इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां से काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अदर फॉर्म में भी लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला मैं लेता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसकी जो डेफिनेशन है, कैसे आप जानेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ये हमेशा याद रखना, इस बात को याद रखना कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। 3 स्टार नोट है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो जरा देखना इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। डिटरमिनेंट इज 0, मतलब कि P का जो है वो 3 के साथ मैच करेगा। P जो है 3 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में आप डिफरेंस जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 2 3 4। सर ये मतलब कि ये 2 रोज हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2। इसका मतलब सर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी की जगह पे ऐसे भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब हुआ? ये 2 रो हैं और कितना कॉलम है? 3। 2 इंटू 3, ये नॉन स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर। देखिए बहुत बेसिक चीजों को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो उसको अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। उसके पहले एक चीज समझ लेते हैं तो थोड़ा सा और आसानी होगी इस चीज को समझने में। जैसे थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां पे भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा होगा हमेशा ये याद रखना कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। इसकी इस लाइन को बस रट सा लेना कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? ऑलवेज रियल होंगी। ध्यान से समझना। और सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके एक जो ये आपका होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि समझ ही लेते हैं पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो वो होता है डेफिनेशन होती है वो होता है A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। एक सेकेंड, देखिए हमारे पास क्या था? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम चर्चा कर रहे थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ये इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो 3 टाइप की मैट्रिक्स हो सकती हैं। पहला ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ सर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा सर स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे समझेंगे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो सकता है। तीसरा एक हो सकता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए जो जो मैं बताता चल रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको अपने दिमाग में रखते चलना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है सर? इसकी पहचान है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर इस चीजों को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ठीक है। पहले दूसरी चीज ये है कि सर अगर मैट्रिक्स है तो मैं देखूंगा कैसे, जान कैसे सकता हूं? देखिए स्क्यूसोमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने का तरीका यह है कि इसको ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है 2 0 9 और ये 3
3, एक सेकेंड, ये 3 है, ठीक है, 3 है, और ये -5 है, और ये -5 है, और ये क्या है, ये मान लीजिए 4 है, -2 माइनस मान लीजिए कि 6 है, और ये -6 है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब कि देखिए इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। हम देते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं एक लाइन ले लेता हूं तो इस लाइन को, या एक शीशा ले लो, मिरर ले लो, मिरर, इस मिरर के इधर अगर ये 3 है तो इधर भी 3 है, इधर ये 5 है तो -5 है तो इधर भी -5 है, इसके जस्ट अपोजिट में, और इधर -6 भी -6 है। ये मतलब कि एक तरह से मिरर इमेज है एक दूसरे का, मतलब सेम वही चीज है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। उसके बाद जो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे -3 होना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितना था, -5 था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे -6 था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मतलब ये है सर कि पहली बात तो इसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a है, -5 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू -6, मतलब इक्वल टू नहीं, मतलब उसके जस्ट अपोजिट में वो जो चीजें होती है। बाकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसको हम लेटर ऑन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो जो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया इस दौरान आपको ये चीजें थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ठीक, तो अब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है सर? पहली बात तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे बता दी। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इसकी जो वैल्यूज हैं वो रियल होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। रियल वैल्यूज आप जानते हैं 1 2 3 4 5 -5 6 7, मतलब ये सारी वैल्यूज क्या हैं, ये रियल वैल्यूज हैं। एक होता रियल, एक होता कॉन्जुगेट, आप जानते हैं। अगर मैं 2 + 3i लिखना चाहूं तो इसमें रियल वैल्यूज क्या है, ये, और ये क्या है, कॉन्जुगेट वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यूज होनी चाहिए, वो चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जैसे हो, बट ये है कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, आई उई के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो रियल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब कि अगर इस मैट्रिक्स में ये सब जो मैंने एग्जांपल्स दिखाए वो सारे रियल मैट्रिक्स हैं, रियल सिमेट्रिक। तो हमेशा इस बात को याद रख लेना, दिमाग में रख लेना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज और ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल। इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो हमेशा रियल वैल्यूज होंगे, ठीक है। तीसरा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ये लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कहीं पे आपके सामने दिख रही है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो होगा डिटर्मिनेंट जो होगा वो ऑलवेज +-1 होता है, हमेशा +-1 होता है। और अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हम करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कहीं पे भी लिखा है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ये ध्यान रखना कि ए इनवर्स को 1/a भी कर सकते हैं, इसको ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ और भी विशेषताएं हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएगा। तो मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे ही थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना ही हिंट आपके लिए सफिशिएंट था, इतना ही हिंट अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ये जानकारियां, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन ये कहता है कि सर ऑर्थोगोनल, आपने कहा कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब P का 3 हो गया और ये R का आपने कहा कि 4 हो गया, R का 4 हो गया, और इसका मतलब कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी आपने कहा कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1, -1 होता तो -1 भी हो जाता, 1 होगा प्लस -1 जो भी होगा, तो S का 2 हो जाएगा, मतलब S का 2 हो जाएगा। देखिए कई बार गेट में ऐसा होता है कि मान लो आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता हैं, लेकिन अगर आपको 2-3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस भी पता हैं तो उनमें से आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए अगर हम देखें कि पहला ऑप्शन देखते हैं, P का 3, हमारा P का 3 है, ठीक है, R का 4 है, R का इन्होंने 4 कर दिया, बिल्कुल सही है, S का 2 है, S का 2 है, इसका मतलब कि फिर Q का 1 होगा, क्योंकि और ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, P का 3 नहीं है, यहाँ P का 3 है तो S का 4 है, यहाँ पर P का 3 है तो S का 1 है, यहाँ पे S का 2 हमारा आया हुआ है। इसका मतलब कि आपका, अगर मैं दूसरा ऑप्शन नहीं भी जान रहे होते नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो भी आपका ऑप्शन आपके सामने मिल जाता है। यही स्टैटिक्स होती है गेट के, तो इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन आपको अब समझ में आ गया होगा कि Q का 1 का मतलब हुआ कि अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 2, 3, 4, 5 है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो सर, मैं इसको 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 - 4 × 12 -2। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ों को हम कॉमन लेते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे वाला, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती जिसको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। अब डिटर्मिनेंट निकालना तो नहीं बता सकते यार, डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं आता तो मैंने आई कार्ड में कुछ मैं डिटेल्स दे दूंगा, उसमें डिटर्मिनेंट निकालने की मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, ठीक है, ठीक है। और ये आज का तीसरा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस E एंड F इज G, मैट्रिसेस E एंड G आर। कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस E एंड F, E एंड F का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे सामने क्या मिल गया सर, G मिल गया। लेकिन उसमें से मैंने E एंड G को दे दिया है, मैंने इन्होंने गिवन कर दिया है, इन्होंने गिवन है ये, और G भी गिवन है, F नहीं गिवन है, F नहीं गिवन है, तो F को निकाल कैसे सकते हैं, F को निकाल सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, E एंड F का मल्टीप्लिकेशन है G, F का अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ तो F को मैं F इज इक्वल टू G अपॉन में E कर दूँ, तो G और E का डिवाइड कर दूँ दोनों को, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ सर कि मान लीजिए कि F ये E अपॉन G अगर मैं करूँ तो ये F इनवर्स हो जाएगा, F इनवर्स को हम निकाल सकते हैं। मतलब कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो उस तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फजूल के हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फजूल के हैं, इनवर्स उनवर्स के चक्कर में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? इनवर्स के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ना है आपको कि यहाँ पे आपको देखिए इनवर्स निकालने जाएंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ई निकालेंगे, उसके बाद फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत लेंदी चली जाएंगी। आपको दिमाग क्या लगाना है कि आपको ई दिया हुआ है और एफ ऑप्शंस में से हैं, तो मैंने क्या बोला था, इसीलिए मैंने बोला था कि कई बार ऑप्शंस में से चीज़ें निकल जाती हैं, तो आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 लेकर के चेक कर लेना है कि अगर मैं इसका, चूंकि मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, अगर मैं इसको ई को मल्टीप्लाई कर दूं ऑप्शन 1 से तो क्या हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यही तो बस इतनी सी बात थी, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये फजूल की चीज़ में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सोचा करो। गेट का एग्जाम जो है वो डायरेक्ट सोचने के लिए मजबूर करता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है, 3 घंटे में आप वैसे ही परेशान हैं। बस आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आपके अंदर वो काबिलियत आ जाती है कि आप गेट के भी किसी भी क्वेश्चन को सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो हमारे पास ऑप्शन क्या था सर? हमारे पास सर ऑप्शन ये है कि मैं इसको, हमारे पास ई मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सर। ऑप्शन नंबर मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने हमेशा बताया कि पहले ऑप्शन से आपको शुरुआत करनी होगी। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने क्या आना चाहिए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि G जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि अब मुझे सारे एलिमेंट्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ ये चेक कर लेता हूं क्या पहला एलिमेंट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें भी स्मार्ट तरीका है। जैसे ही अगर मेरा पहला एलिमेंट ही 1 नहीं आता तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा। अगर मेरा पहला एलिमेंट 1 आ जाता है तो मैं किसी और ऑप्शन को चेक करूंगा, फिर और ऑप्शन को चेक करूंगा। मतलब यह है कि सबसे पहले आपको फोकस करना है पहले एलिमेंट पे। क्या पहला एलिमेंट 1 आ रहा है? और पहला एलिमेंट कैसे आता है भाई? सर पहला एलिमेंट आने के लिए, एक सेकेंड, पहले एलिमेंट को 1 आने के लिए सर मल्टीप्लिकेशन को ऐसे करना होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे सर? आपने बताया था फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ। तो इसकी पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भाई? माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान रखना, ये नहीं तो ये माइनस है। उसके बाद प्लस क्या है? 0 इंटू 0, प्लस 0 इंटू 0, 0 हो जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 होगा? क्योंकि पहला ये जो मल्टीप्लिकेशन आप निकाला ये पहला एलिमेंट ही तो है, और पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब सर ये यहीं से मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं आता। क्या आता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो यहाँ पे 1 आ जाता और फिर ये ऑप्शन सही हो सकता था। तो भाई स्मार्ट तरीका यही है कि यहाँ से धीरे से खिसक लिया जाए और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन में ही। इसी को कहते हैं कि आप कितना फास्ट तरीके से सोचते हैं। भाई फर्स्ट रो और ये दूसरा वाला फर्स्ट कॉलम, तो मैंने क्या किया? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सर माइनस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सर ये भी मैचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 1 कभी नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, अगले को ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं सर। तीसरा ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, देखिए एक्चुअली यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए ये मैंने लिखा हुआ है उस मैट्रिक्स को, आप चिंता मत कीजिए। ये मैट्रिक्स वही है जो इनिशियल मैट्रिक्स थी, इसका नाम क्या था इन्होंने दिया था? ये ई मैट्रिक्स, ठीक है, ये ई मैट्रिक्स है। तो ई मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इसका तीसरा ऑप्शन में चलते हैं फर्स्ट कॉलम। तो पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 इंटू 0, मतलब 0। इसका मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, यहां पे 1 आ गए। ये ऑप्शन सही होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 आ रहा है। लेकिन मैं ऑप्शन 4 भी देख लेता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी ऑप्शन 1 आ रहा है। ये भी ध्यान रखना कि वो ये भी कंफ्यूज करते हैं कि यार आपको 1 आ गया तो आप बस खुश होकर के ऑप्शन सही करके चले गए। नहीं, आपको लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेना। कितना चेक ही करना यार? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चाहे इसका चाहे फर्स्ट रो ले लो, चाहे इसका फर्स्ट रो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का हम फर्स्ट रो, क्योंकि इसी को हम इनिशियली शुरुआत से ले रहे हैं तो इसी को लेंगे। इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
वैसे ही समझ में आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन 3 सही होगा। बात समझ में आई कि मल्टीप्लिकेशन से भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन, और अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन लिया था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखिए 2006 की बात है, लेकिन फिर भी ये है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे ऑप्शन से रिलेटेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया हुआ था। क्या डिस्कशन हुआ था हमारा? ये था कि सर इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। क्या था? ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव नहीं, मैंने बोला था नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि -2 भी था, -3 भी था, तो ऑलवेज रियल होंगी, पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज रियल। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए वो क्वेश्चन कब का पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कब का था। ये पूछा गया था 2006 में पूछा गया था। ये 2007 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। 2007 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज। सो गुड मॉर्निंग डियर गेट एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ सुनील यादव। वेलकम टू देवद गेट इजी। आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का। आई होप सो कि मैंने कल थर्मोडायनेमिक का जो डिस्कशन किया था उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ऐसे ही मैं मैथमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थियरी ऑफ मशीन, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट को हम पैरेलली लेके चलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट बनेंगे कोई इशू नहीं है। अगर आप सीरियसली कनेक्टेड हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपको इसका एडवांटेज मिल रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर इसके बावजूद भी किसी चीज़ के हेल्प की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मैं दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता हो तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के जरिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और वीडियो से आपको एडवांटेज सच में मिल रहा है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। आप अनअकैडमी पे जाते हैं, आप अदर कोचिंगों पे जाते हैं, आप 70,000, 80,000, 40,000, 20,000, 50,000 फीस देते हैं, और मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं सारा का सारा टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे कवर अप कराऊँगा। तो जब मैं कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, और मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से भी लगे हुए हैं तो रिज़ल्ट आना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो नए बच्चे हों उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे डिस्कशन क्या क्या होता है। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस हम लेते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज के जो वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज हैं उनके बढ़िया क्वेश्चन लिए जाते हैं, और कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अभी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं पहले बता दूंगा वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान रखना कि शुरुआत से ही आपको वीडियोस देखना है। जिनको जो अभी जुड़े हैं उनके लिए मैंने इसीलिए चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है कि आप अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि फिर अगर मैं हर क्वेश्चन में वही रिपीटेड कॉन्सेप्ट को रिपीट करता रहूँगा तो फिर ये पूरा का पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुरुआत से कनेक्टेड हैं, और नहीं कनेक्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अदर कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, 3, 4, 5 लेक्चर हुए हैं। इसके बाद अभी तक हमारा 6 महीने लगातार लेक्चर चलेंगे। आई होप सो कि हमारा जो सिलेबस है वो नवंबर के आसपास ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में हमें फुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करना है। जैसे थर्मोडायनेमिक का एक सब्जेक्ट हम उठा लेंगे और एक सब्जेक्ट को 1 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा डिस्कशन लगा लेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा 1 घंटे का वीडियो देख ले तो उसे थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें हम करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत से ही कनेक्टेड रहना होगा। चलिए, ये अब तक का 6ठा क्वेश्चन है और आज का ये पहला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स जो है इसको मैं मैट्रिक्स ए बोल देता हूं। तो ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ए का
कौन सा इन ऑप्शन में से 1 2 3 4 ऑप्शन में से कौन सा वेक्टर है जो इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है, ये पूछना चाह रहे हैं। और आप जानते हैं कि सर इसका मतलब कि सर आइगन वेक्टर हमको निकालना होगा इस मैट्रिक्स का, और सर ये तो 4x4 की मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं कि इसका आइगन वेक्टर नहीं निकल पाएगा, लेकिन क्या होगा कि इसको आइगन वेक्टर निकालने के लिए काफ़ी टफ टास्क हो जाएगा। और कितने मार्क्स का है? 2005 में, देखिए 2005 में ये पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए गेट का एग्जाम ही ऐसे होता है कि स्मार्ट तरीके से आपको आंसर करना पड़ता है। अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स नहीं पता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप बैठे रहिए इसका आइगन वेक्टर निकालते हुए, पूरा का पूरा 10 से 15 मिनट आपका ले लेगा, और ये 2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसीलिए मैं 5 क्वेश्चन को लगभग 1 घंटे तक सॉल्व कराता हूं, इसलिए कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए गेट का एग्जाम ही ऐसे होता है कि स्मार्ट तरीके से आपको आंसर करना पड़ता है। अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स नहीं पता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप बैठे रहिए इसका आइगन वेक्टर निकालते हुए, पूरा का पूरा 10 से 15 मिनट आपका ले लेगा, और ये 2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसीलिए मैं 5 क्वेश्चन को लगभग 1 घंटे तक सॉल्व कराता हूं, इसलिए कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे, पकड़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज़ बताया था, क्या आपको मैंने बताया था कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को, किसी भी एक्स वेक्टर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं और वो इक्वल टू आ जाए किसी स्केलर के साथ, वही वेक्टर सेम उतर जाए, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर कहलाता है। ये बात मैंने बताई थी पिछले क्लास में। अच्छा, इसमें एक और शर्त थी, लीनियर डिपेंडेंट, मतलब कि एक ही लीनियर को लीनियर होने चाहिए वो वेक्टर। वेक्टर x एंड वेक्टर ax दोनों ही क्या होने चाहिए? को लीनियर होने चाहिए। तब ये केस में जो x वेक्टर होगा वो क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा। बिल्कुल सही है। तो सर अब ये है बेटा कि आपके सामने ऑप्शंस में से ये सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये सारे वेक्टर हैं, इसी में से एक वेक्टर सही होगा। तो क्यों ना हम सारे ऑप्शंस को ही चेक कर लें। कैसे? हमारे पास मैट्रिक्स है और हमारे पास x वेक्टर्स हैं 4 ऑप्शंस के साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों ऑप्शन में से हमारे चारों वेक्टर हैं। एक एक वेक्टर को हम चेक करते हैं, अगर वो वेक्टर एज इट इज फिर से उतर जाए और साथ में किसी लेम्डा के साथ, मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो ये हम समझ लेंगे कि सर वही वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर है। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। नहीं आता होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दूंगा। मैं मैट्रिक्स लिखता हूं 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 3 1। ये मैट्रिक्स ए है सर। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स एक्स से, एक्स वेक्टर से। बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए। हमेशा याद रखना यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, कभी ये मत दिमाग में लगाना कि मैं 4th ऑप्शन से शुरू करता हूं और 3 फिर 2 फिर 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर 1 से ही आपको शुरू करना है, क्योंकि ये गेट की साइकोलॉजी होती है कि वो ऑप्शन नंबर 1 ही रखना चाहता है, क्योंकि ये अगर आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका 5 या 10 मिनट चला जा सकता है। इसलिए वो अपना दिमाग लगा के रखता है कि वही ऑप्शन रखता है जिससे आपको आसान हो जाए, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके सामने कोई दे रहा है कि एक मैट्रिक्स है और वो ऑप्शंस में से आइगन वेक्टर दे रहा है, तो हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करना, आइगन वेक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैंने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स वेक्टर एक्स से, और मैंने क्या कहा? सबसे पहला ऑप्शन आपको लेना है। मैंने ले लिया सर 1 -2 0 0। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्या होगा, फर्स्ट रो का मतलब हुआ कि अब 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस
0 इंटू -2 0 प्लस 0 इंटू 0। देखिए क्या है कि पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 5, दूसरे एलिमेंट का पहले तो क्या रूल याद रखना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, पहला एलिमेंट ये पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा एलिमेंट ये तीसरा एलिमेंट 0 प्लस ये चौथा एलिमेंट ये चौथा एलिमेंट 0। ठीक है, अब सर दूसरी रो और फिर से फर्स्ट कॉलम, क्योंकि और कोई कॉलम तो है नहीं, तो दूसरी रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट इंटू ये वाला एलिमेंट कितना हुआ 0 प्लस 5 इंटू -2 कितना हुआ -10 प्लस 5 इंटू 0 सर 0 प्लस 0 इंटू 0 सर 0। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड रो फिर से वही वाला कॉलम, क्योंकि और कोई कॉलम तो है नहीं यहाँ पे, तो 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई जो भी होगा, पहले दो एलिमेंट तो 0 ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट पहले 0 हैं, 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो। अब सर 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 0 हैं, तो इसका मतलब फिर से ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं? उससे ही नीचे भी 0 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है, और इतना तो यार मैं जानता हूँ कि 10वीं 12वीं की चीज़ है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अगर मैं यहाँ से रिजल्ट निकालूंगा तो मेरे सामने आएगा सर 5 -10 0 एंड 0। ठीक है, क्या मैं यहाँ से इन सब में से कोई एक एलिमेंट को कॉमन ले सकता हूँ? देखिए थोड़ा सा मैं, हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब तो दिख ही रहा होगा ना। ठीक, अब देखिए इसमें से मैं कुछ चीज़ों को कॉमन ले सकता हूँ क्या? जी सर ले सकते हैं कॉमन। सब में से क्या कॉमन है? 5 अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो आपके सामने क्या आ जाएगा सर? ये 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यही आएगा क्या? क्या आपने a को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके साथ कोई लेमडा और साथ में वही x मिल गया है? वही x का मतलब हुआ ये क्या था? ये x ही तो था। x की वैल्यू क्या है? ये देखना ध्यान से, 1 -2 0 0, यही तो थी x की वैल्यू, x वेक्टर हमारा, यही तो x वेक्टर था। और वही सेम वेक्टर ये देखिए उतर गया है, प्लस साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और वो कांस्टेंट वैल्यू स्केलर क्वांटिटी होती है, वही होती है लेमडा। इसका मतलब सर अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि सर a को x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लेमडा के साथ फिर से वही x आ गया, तो इसका मतलब ये वाला सर वेक्टर जो होगा वो आइगन वेक्टर होगा। हो सकता था कि ये वाला मैच ना करे, हो सकता है ये वाला मैच ना करे, तो अदर ऑप्शन आप चेक कर लेना, लेकिन हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि सर हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में, और हमारा जो पहला ऑप्शन होगा यही सही हो जाएगा, क्योंकि यही वेक्टर जो है इसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम वही वेक्टर एज इट इज़ उतर गया। अब मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन बता देता कि एंड मुझे आइगन वैल्यूज़ भी बताओ। देखो अपने जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक दो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से निकाल सके खुद के लिए भी कि मैं अगर ऐसा पूछता है तो मैं कैसे जवाब देता, तब समझ लीजिए कि आप गेट के काबिल हो गए हैं। अगर इसमें पूछता कि आइगन वैल्यू कितनी कौन सी है, तो जरा मुझे बताओ कि जब मैं आपने ax = λx किया था, जरा देखना, जब आपने ax = ये देखिए ax = λx किया था, ax = λx, तो x तो वैसे ही सेम आ गया, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ ये क्या था? यही तो आइगन वैल्यू है, यही तो आइगन वैल्यू है भाई। और आइगन वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये आ रही है 5। तो अगर यहाँ पे आइगन वैल्यूज भी पूछता तो आपके पास आंसर क्या हो जाता? 5। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स S = दिस। कह रहे हैं कि ये एक S मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो क्या है? 5 और 1 है।
व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस। इसका क्या मतलब है भाई? या तो आप पूछ लो एस स्क्वायर की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बता दो, या फिर एस एस पूछ लो। ये एस एस क्या है? एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस क्यों लिखा है? ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है क्या? देखिए गेट में कुछ भी पूछता, 2006 की बात है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, गेट में कुछ भी लिखता है तो उसका कारण होता है, हमेशा याद रखना। कारण क्या है ये देख लो। देखिए आप क्या कहते हैं सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना हो तो आप लिखते हैं सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिखते हैं ना? ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो, चाहे वो क्या हो, वेरिएबल हो चाहे वो नॉन वेरिएबल हो, ठीक। लेकिन मैट्रिक्स की केस में ऐसा नहीं लिखते। मैट्रिक्स की केस में कैसे लिखते हैं सर? a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो मैट्रिक्स की केस में आप लिखेंगे सर a प्लस बी। ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको भी फर्दर मल्टीप्लाई करना हो तो इसका इसके साथ, मतलब ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। ए का फिर इसके साथ ए बी प्लस बी का इसके साथ, बी का इसके साथ का मतलब बी ए लिखेंगे आप, ए बी नहीं लिखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बी पहले है तो बी ए, बी का बी के साथ तो क्या लिखेंगे? बी बी लिखेंगे। ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको ए, जहां पे ए है वहां पे ए स्क्वायर कर सकते हैं प्लस ए बी, लेकिन जहां पे बी ए है वहां ए बी नहीं कर सकते आप, 2ab यहां नहीं कर सकते, आपको ए बी प्लस बी ए लिखना होगा और यहां पे बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यही इन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 5 और 1 है तो मुझे बताओ उस मैट्रिक्स के स्क्वायर के जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। और मैट्रिक्स का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस भी लिखते हैं। और बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर पड़े रहेंगे कि साला ये क्या हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना होगा। मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, ध्यान समझना। मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन सब चीजों को बहुत दिमाग में रखना। ये 5 स्टार नोट की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है सर कि अगर इफ लेम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ, इफ लेम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए की लेम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है तो क्या है? तो सर पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू, मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर लेम्डा ए की ये जो आइगन वैल्यू है लेम्डा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो ए इनवर्स को क्या लिखते हैं? 1/a लिखते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर? 1/λ होगी। क्या होगी? 1/λ। ध्यान रखना। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर मैं ये कहूं कि एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? आप इसको समझने से पहले ये चीज आप इजीली समझ रहे होंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो आपने देखा ही होगा, है कि नहीं? अगर ये आपने देखा है तो मुझे यहां से निकाल के बताओ कि अगर मैं लिखता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ए इनवर्स क्या होता है? 1/a। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन a मैं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि सर एडजॉइंट ऑफ a की अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिख सकते हैं सर? डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन में लेम्डा। ऐसे ध्यान रखना। तीनों प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है?
पहली प्रॉपर्टी ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर ए का कोई आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 अपॉन लेमडा होगी। एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा होगी। और तीसरा एक रूल है, थर्ड रूल ये है सर, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर ए स्क्वायर है या ए क्यूब है, या देखिए ए स्क्वायर है और ए क्यूब है और ए 4 है, या फिर मैं ये कहूं कि a की पावर n है, a की पावर n की आइगन वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी, लेमडा की पावर n। समझ में आई बात? इसका मतलब कि अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में कि सर हमारे पास जो आइगन वैल्यूज थी वो थी, अगर एक मैट्रिक्स S था और इस मैट्रिक्स S की आइगन वैल्यूज 5 और 1 हैं, तो S स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी सर, 25 और 1, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 25 और 1। तो 25 और 1 अगर मैं देखूं ऑप्शन में तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ये सर। और कोई कहीं पे दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसी का ऑप्शन सही होगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग मैंने लिया हुआ है, मैचिंग कर रहे हैं ये कि मैच द आइटम इन कॉलम 1 और 2। एक कॉलम 1 दिया है इन्होंने, एक कॉलम 2 दिया है। कह रहे हैं कॉलम 1 के जो आइटम्स हैं उनको कॉलम 2 के साथ मैच कराओ। कैसे मैच करेंगे? इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अदर फॉर्म में भी लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला मैं लेता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसकी जो डेफिनेशन है, कैसे आप जानेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ये हमेशा याद रखना, इस बात को याद रखना कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। 3 स्टार नोट है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो जब देखना इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। डिटरमिनेंट इज 0, मतलब कि P का जो है वो 3 के साथ मैच करेगा। P जो है 3 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में आप डिफरेंस जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 2 3 4। सर ये मतलब कि ये 2 रोज हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 1 और 2। इसका मतलब सर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी की जगह पे ऐसे भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब हुआ, ये 2 रो हैं और कितना कॉलम है 3, 2 इंटू 3। ये नॉन स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर। देखिए बहुत बेसिक चीज़ों को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो उसको अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। उसके पहले एक चीज़ समझ लेते हैं तो थोड़ा सा और आसानी होगी इस चीज़ को समझने में। जैसे थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां पे भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा होगा हमेशा ये याद रखना कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। इसकी इस लाइन को बस रट सा लेना कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ऑलवेज रियल होंगी। ध्यान से समझना। और सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके एक जो ये आपका होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि समझ ही लेते हैं पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो वो होता है डेफिनेशन होती है वो होता है A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। एक सेकेंड, देखिए हमारे पास क्या था, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम चर्चा कर रहे थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ये इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो 3 टाइप की मैट्रिक्स हो सकती हैं। पहला ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ सर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा सर स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे समझेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो सकता है। तीसरा एक हो सकता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए जो जो मैं बताता चल रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको अपने दिमाग में रखते चलना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है सर, इसकी पहचान है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर इस चीज़ों को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ठीक है। पहले दूसरी चीज़ ये है कि सर अगर मैट्रिक्स है तो मैं देखूंगा कैसे, जान कैसे सकता हूँ। देखिए स्क्यूसोमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने का तरीका ये है कि इसको ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है 2 0 9 और ये 3 3, एक सेकेंड, ये 3 है, ठीक है 3 है और ये -5 है और ये -5 है और ये क्या है, ये मान लीजिए 4 है, -2 माइनस मान लीजिए कि 6 है और ये -6 है। देखिए ध्यान से इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब कि देखिए इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। हम देते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं एक लाइन ले लेता हूँ तो इस लाइन को, या एक शीशा ले लो, मिरर ले लो, मिरर, इस मिरर के इधर अगर ये 3 है तो इधर भी 3 है, इधर ये 5 है तो -5 है तो इधर भी -5 है, इसके जस्ट अपोजिट में, और इधर -6 भी -6 है। ये मतलब कि एक तरह से मिरर इमेज है एक दूसरे का, मतलब सेम वही चीज़ है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। उसके बाद जो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे -3 होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितना था, -5 था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे -6 था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मतलब ये है सर कि पहली बात तो इसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a है, -5 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू -6, मतलब इक्वल टू नहीं, मतलब उसके जस्ट अपोजिट में वो जो चीज़ें होती है। बाकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसको हम लेटर ऑन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो जो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया इस दौरान आपको ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ठीक। तो अब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है सर? पहली बात तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे बता दी। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इसकी जो वैल्यूज हैं वो रियल होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। रियल वैल्यूज आप जानते हैं 1 2 3 4 5 -5 6 7, मतलब ये सारी वैल्यूज क्या हैं, ये रियल वैल्यूज हैं। एक होता रियल, एक होता कॉन्जुगेट। आप जानते हैं अगर मैं 2 + 3i लिखना चाहूँ तो इसमें रियल वैल्यूज क्या हैं, ये, और ये क्या है, कॉन्जुगेट वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यूज होनी चाहिए। वो चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जैसे हो, बट ये है कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, आई उई के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो रियल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब कि अगर इस मैट्रिक्स में ये सब जो मैंने एग्जांपल्स दिखाए वो सारे रियल मैट्रिक्स हैं, रियल सिमेट्रिक। तो हमेशा इस बात को याद रख लेना, दिमाग में रख लेना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज और ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल। इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो हमेशा रियल वैल्यूज होंगे। ठीक है। तीसरा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ये लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कहीं पे आपके सामने दिख रही है
तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो होगा डिटर्मिनेंट जो होगा वो ऑलवेज +-1 होता है, हमेशा +-1 होता है। और अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हम करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कहीं पे भी लिखा है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ये ध्यान रखना कि ए इनवर्स को 1/a भी कर सकते हैं, इसको ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ और भी विशेषताएं हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएगा। तो मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे ही थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना ही हिंट आपके लिए सफिशिएंट था, इतना ही हिंट अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ये जानकारियाँ। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि सर ऑर्थोगोनल, आपने कहा कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब P का 3 हो गया और ये R का आपने कहा कि 4 हो गया, R का 4 हो गया। और इसका मतलब कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी आपने कहा कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1। -1 होता तो -1 भी हो जाता, 1 होगा +-1 जो भी होगा, तो S का 2 हो जाएगा, मतलब S का 2 हो जाएगा। देखिए कई बार गेट में ऐसा होता है कि मान लो आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता हैं, लेकिन अगर आपको 2-3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस भी पता हैं तो उनमें से आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए अगर हम देखें कि पहला ऑप्शन देखते हैं, P का 3, हमारा P का 3 है, ठीक है। R का 4 है, R का इन्होंने 4 कर दिया, बिल्कुल सही है। S का 2 है, S का 2 है, इसका मतलब कि फिर Q का 1 होगा क्योंकि और ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। P का 3 नहीं है, यहाँ P का 3 है तो S का 4 है, यहाँ पर P का 3 है तो S का 1 है, यहाँ पे S का 2 हमारा आया हुआ है। इसका मतलब कि आपका, अगर मैं दूसरा ऑप्शन नहीं भी जान रहे होते नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो भी आपका ऑप्शन आपके सामने मिल जाता है। यही स्टैटिक्स होती है गेट के। तो इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन आपको अब समझ में आ गया होगा कि Q का 1 का मतलब हुआ कि अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है। जैसे 2, 3, 4, 5 है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो? सर मैं इसको 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 - 4 × 12 -2। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका डिटरमिनेंट निकालो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक चीज़ों को हम कॉमन लेते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे वाला। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती जिसको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। अब डिटर्मिनेंट निकालना तो नहीं बता सकते यार, डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आता तो मैंने आई कार्ड में कुछ मैं डिटेल्स दे दूंगा, उसमें डिटर्मिनेंट निकालने की मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। ठीक है, ठीक है। और ये आज का तीसरा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस E एंड F इज G, मैट्रिसेस E एंड G आर। कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस E एंड F, E एंड F का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे सामने क्या मिल गया सर, G मिल गया। लेकिन उसमें से मैंने E एंड G को दे दिया है, मैंने इन्होंने गिवन कर दिया है, इन्होंने गिवन है ये, और G भी गिवन है, F नहीं गिवन है, F नहीं गिवन है। तो F को निकाल कैसे सकते हैं? F को निकाल सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, E एंड F का मल्टीप्लिकेशन है G। F का अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ तो F को मैं F इज इक्वल टू G अपॉन में E कर दूँ, तो G और E का डिवाइड कर दूँ दोनों को। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ सर कि मान लीजिए कि F ये E अपॉन G अगर मैं करूँ तो ये F इनवर्स हो जाएगा। F इनवर्स को हम निकाल सकते हैं। मतलब कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो उस तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फजूल के हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फजूल के हैं। इनवर्स उनवर्स के चक्कर में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? इनवर्स के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ना है आपको कि यहाँ पे आपको देखिए इनवर्स निकालने जाएंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ E निकालेंगे, उसके बाद फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत लेंदी चली जाएंगी।
आपको दिमाग क्या लगाना है कि आपको ई दिया हुआ है और एफ ऑप्शंस में से हैं। तो मैंने क्या बोला था, इसीलिए मैंने बोला था कि कई बार ऑप्शंस में से चीजें निकल जाती हैं। तो आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 लेकर के चेक कर लेना है कि अगर मैं इसका, चूंकि मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, अगर मैं इसको ई को मल्टीप्लाई कर दूं ऑप्शन 1 से तो क्या हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यही तो बस इतनी सी बात थी, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये फजूल की चीज़ में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सोचा करो। गेट का एग्जाम जो है वो डायरेक्ट सोचने के लिए मजबूर करता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। 3 घंटे में आप वैसे ही परेशान हैं। बस आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आपके अंदर वो काबिलियत आ जाती है कि आप गेट के भी किसी भी क्वेश्चन को सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था सर? हमारे पास सर ऑप्शन ये है कि मैं इसको, हमारे पास ई मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0, 0, 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सर। ऑप्शन नंबर मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0, 0, 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने हमेशा बताया कि पहले ऑप्शन से आपको शुरुआत करनी होगी। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने क्या आना चाहिए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि G जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि अब मुझे सारे एलिमेंट्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ ये चेक कर लेता हूं क्या पहला एलिमेंट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें भी स्मार्ट तरीका है। जैसे ही अगर मेरा पहला एलिमेंट ही 1 नहीं आता तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा। अगर मेरा पहला एलिमेंट 1 आ जाता है तो मैं किसी और ऑप्शन को चेक करूंगा, फिर और ऑप्शन को चेक करूंगा। मतलब यह है कि सबसे पहले आपको फोकस करना है पहले एलिमेंट पे। क्या पहला एलिमेंट 1 आ रहा है? और पहला एलिमेंट कैसे आता है भाई? सर पहला एलिमेंट आने के लिए, एक सेकेंड, पहले एलिमेंट को 1 आने के लिए सर मल्टीप्लिकेशन को ऐसे करना होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे सर? आपने बताया था फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ। तो इसकी पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भाई? माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान रखना, ये नहीं तो ये माइनस है। उसके बाद प्लस क्या है? 0 इंटू 0, प्लस 0 इंटू 0, 0 हो जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 होगा? क्योंकि पहला, ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने निकाला ये पहला एलिमेंट ही तो है, और पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब सर ये यहीं से मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं आता। क्या आता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो यहाँ पे 1 आ जाता और फिर ये ऑप्शन सही हो सकता था। तो भाई स्मार्ट तरीका यही है कि यहाँ से धीरे से खिसक लिया जाए और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन में ही। इसी को कहते हैं कि आप कितना फास्ट तरीके से सोचते हैं। भाई फर्स्ट रो और ये दूसरा वाला फर्स्ट कॉलम, तो मैंने क्या किया? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सर माइनस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सर ये भी मैचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 1 कभी नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, अगले को ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं सर। तीसरा ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, देखिए एक्चुअली यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए ये मैंने लिखा हुआ है उस मैट्रिक्स को, आप चिंता मत कीजिए। ये मैट्रिक्स वही है जो इनिशियल मैट्रिक्स थी, इसका नाम क्या था इन्होंने दिया था? ये ई मैट्रिक्स, ठीक है, ये ई मैट्रिक्स है। तो ई मैट्रिक्स का फर्स्ट रो
और इसका तीसरा ऑप्शन में चलते हैं, फर्स्ट कॉलम। तो पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन सर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 0 इंटू 0 मतलब 0। इसका मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, यहां पे 1 आ गए। ये ऑप्शन सही होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 आ रहा है। लेकिन मैं ऑप्शन 4 भी देख लेता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी ऑप्शन 1 आ रहा है। ये भी ध्यान रखना कि वो ये भी कंफ्यूज करते हैं कि यार आपको 1 आ गया तो आप बस खुश होकर के ऑप्शन सही करके चले गए। नहीं, आपको लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेना, कितना चेक ही करना यार। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चाहे इसका चाहे फर्स्ट रो ले लो, चाहे इसका फर्स्ट रो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का हम फर्स्ट रो, क्योंकि इसी को हम इनिशियली शुरुआत से ले रहे हैं तो इसी को लेंगे। फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ही समझ में आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब ये 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन 3 सही होगा। बात समझ में आई कि मल्टीप्लिकेशन से भी चीजें आसान हो जाती हैं। दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन, और अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन लिया था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखिए 2006 की बात है, लेकिन फिर भी ये है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे ऑप्शन से रिलेटेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया हुआ था। क्या डिस्कशन हुआ था हमारा? ये था कि सर इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। क्या था? ऑलवेज रियल। एंड पॉजिटिव नहीं, मैंने बोला था नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि -2 भी था, -3 भी था। तो ऑलवेज रियल होंगी, पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज रियल। इसलिए मैंने कहा कि देखिए वो क्वेश्चन कब का पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कब का था। ये पूछा गया था 2006 में पूछा गया था। ये 2007 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। 2007 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। इस बात को दिमाग में